तो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं जो आईबीपीएस का नया नोटिफिकेशन आया है 2023 का, उसके बारे में। तो न्यू रिक्रूटमेंट निकली है जो आईबीपीएस है उसके अंदर। अब देख लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स को, क्योंकि मैंने पूरा नोटिफिकेशन तो कवर नहीं करा। इसमें जो मेन पॉइंट्स निकल के आ रहे थे केवल उन्हीं को कंसिडर करा है। तो इसमें पॉइंट में पहले में तो यही लिखा है कि जो बैंक है और आईबीपीएस है उन्होंने जो अक्टूबर और सितंबर में जो मेंस और प्री का एग्ज़ामिनेशन ये मंथ्स रखे हैं, इसके बाद में इन्होंने अपने आईबीपीएस वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो ये चीज़ आपके काम की नहीं है। अब चलते हैं, देखो सीधा जो जो बैंक यहाँ पे आईबीपीएस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कौन कौन से बैंक होंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक जो कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक। ये सारे बैंक जो हैं आईबीपीएस के अंदर अपना जो रिक्रूटमेंट है वो करने वाले हैं। इसके बाद में आते हैं जो डेट्स हैं। ऑलरेडी जो फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं 1 तारीख से, और 21 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 21 तारीख से पहले आपको अपना सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अगस्त के अंदर इसका जो, जैसा कि मैंने बताया, इसका मेंस का एग्ज़ाम, वो जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। डाउनलोड होंगे जो इसके लेटर हैं एग्ज़ामिनेशन के, कॉल लेटर, वो होंगे, और अगस्त और सितंबर में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। इसके बाद में जो रिज़ल्ट आएगा वो अगस्त से लेके और सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में इसका रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। और जो एग्ज़ाम होगा इसका वो अक्टूबर के अंदर होने वाला है, मेंस का एग्ज़ाम। जॉइनिंग कब तक होगी, अलॉटमेंट जो मिलेगी, प्रोविजनल जो जॉइनिंग है वो होगी अप्रैल 2024 तक इसकी जॉइनिंग के चांसेस बनते हैं। इन्होंने क्लियरली बता दिया। वैसे भी आईबीपीएस जो है अपना जो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है वो टाइमली फिनिश कर लेता है। ऐसी कोई लेट वाली बात नहीं आती कि एसएससी की तरह बहुत ज़्यादा डिले करे जा रहे हैं। वो प्रॉब्लम जो आईबीपीएस है उसके अंदर नहीं आती। एग्ज़ाम कैंडिडेट कंसिडर टू बी वैकेंसीज, आपको अपना जो अच्छा जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। रीलोकेशन शायद इसमें अलाउड ओनली कैंडिडेट एग्जामिनेशन एंड द कैंडिडेट विल बी कंसिडर टू फॉर द वैकेंसीज इन द स्टेट। अच्छा, जो जिस स्टेट में वैकेंसीज होगी केवल उन्हीं में आपको अप्लाई करना है, इधर उधर कहीं अप्लाई नहीं करना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको वो फुलफ़िल करना चाहिए। मतलब आपको मिनिमम जो मांग रहा है वो होना चाहिए। इसके आगे अगर आपने कोई एजुकेशन वगैरह करी हुई है तो वो भी कंसीडर करी जाएगी, क्योंकि उन्होंने मिनिमम लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो इंडिया से बिलोंग करना चाहिए, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, रिफ्यूज़ी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन चीज़ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। एज, मेन चीज़ जो निकल के आती है, एज क्राइटेरिया क्या होगा। 20 से लेकर 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज़ हैं उनमें जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो कंसेशन है वो ऑब्वियसली मिलेगी ही मिलेगी, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में क्या मांगा गया है, आपके पास में कोई भी डिग्री होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस आपके पास में कंप्यूटर के लिए इन्होंने देखो ये बोल दिया है यहाँ पर कि आपके पास में कंप्यूटर लिटरेसी वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। और फिर इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज। मतलब कि आपको कंप्यूटर के अंदर या तो डिग्री हो, डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास में होना चाहिए। या फिर आपने जो डिग्री करी है या 12th करी है या फिर हायर एजुकेशन जो है आपकी हाई स्कूल एजुकेशन है या फिर कॉलेज है, उसके अंदर जो कंप्यूटर की स्टडी है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में आजकल कॉमन हो गया है। अधिकतर जगहों पर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा ही दिया जाता है, तो काफ़ी लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। बट हाँ, जिन लोगों के पास में नॉलेज नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें शॉर्ट लिख दिया गया है। तो ये मतलब कि मैंडेटरी इन्होंने कर दिया है इस चीज़ को, कंप्यूटर के आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह या फिर एक सब्जेक्ट आपके पास में कंप्यूटर का मिनिमम होना ही चाहिए। प्रोफिशेंसी इन लैंग्वेज, जिस भी स्टेट में आप फॉर्म भर रहे हैं आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर आपकी जो 2 लैंग्वेज हो गई वो मिनिमम आपको आनी ही चाहिए। इसके लिए आपको तो टाइम मिलेगा ही, खैर बाद में आपको इसके लिए काफ़ी टाइम मिलने वाला है।
क्रेडिट हिस्ट्री भी ये चेक करने वाले हैं आपकी जॉइनिंग के टाइम पर। क्रेडिट हिस्ट्री और जो सिविल स्कोर है, ये दोनों ही चीज़ आपकी जो जॉइनिंग है उसके टाइम पर चेक करी जाएगी। आपका मिनिमम 650 जो सिविल स्कोर है वो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग। अगर आपका सिविल स्कोर अपडेटेड नहीं है तो आपका जो लैंडर है आपको उससे एनओसी जो बैंक है उसको देनी पड़ेगी, बैंक को लेके एनओसी वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। खैर ये तो बात की बातें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन एंड इंटीमेशन ऑफ चार्जेस। अच्छा हाँ, एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी होने वाली है? जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनकी 175 रुपीज़ होने वाली है, एक्स सर्विसमैन्स की भी। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट बचते हैं उन सभी की 850 रुपीज़ फ़ीस होने वाली है। तो आपको 850 रुपये देने पड़ेंगे जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 175 रुपीज़ इंटीमेशन फ़ीस देनी ही पड़ेगी। इसमें फ्री का कोई चक्कर नहीं है। अब आते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। तो आपके 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं प्री के अंदर, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। 3 सब्जेक्ट हैं जिनों के जो मार्क्स हैं 30, 35 एंड 35 होने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और आपको 20 मिनट्स हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब जो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिलने वाले हैं। अब इसमें कैसे होता है कि आपको सबसे पहले ये अटैम्प्ट करना पड़ेगा। इसके जब तक 20 मिनट ख़त्म नहीं हो जाते आप दूसरा अटैम्प्ट नहीं कर सकते सेशन को। तो आपको दूसरे सेक्शन के लिए इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार इसको प्रोसीड कर दिया, इससे आप आगे निकल गए, मतलब आप इसमें वापस नहीं आ पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं हो जाता इसमें सारे क्वेश्चंस, आपको दूसरे सेक्शन पर स्विच नहीं करना है। तो 20 मिनट्स हर एक सेक्शन के लिए सेपरेटली मिलेंगे। और ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और सच एज कैटेगरी कैंडिडेट डिपेंड ऑन द, मतलब ये जो क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। और जो IBPS है वो डिसाइड करेगा कट ऑफ वगैरह क्या होगी। मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं मेंस के लिए। तो इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये चारों चीज़ आने वाली हैं। इसमें 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50 उसके 50 के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं बस। और सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करा जाएगा, 35 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। इस तरह से आपको हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम दे दिया गया है। और आपको जैसे प्री में भी हर एक जो सेक्शन है उसको आपको हर सेक्शन को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक में 100% लिया और दूसरे में आपके 10% याद है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको हर एक सेक्शन को सेपरेटली जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। सेम चीज़ आती है इसके अंदर। अच्छा, जो फर्स्ट वो था उसमें आपको केवल और केवल जो एलिजिबिलिटी है वो होगी प्री वाले में। जो मेंस है उसी के मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, फिर फाइनल प्रोसेस के लिए। प्री का इसमें कोई भी रोल नहीं होने वाला फाइनल कट ऑफ के लिए। अब जो लैंग्वेजेस आती हैं वो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग हैं। मिनिमम 2 लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बोला इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज हैं तो ये हर एक स्टेट में आपको मिलेंगी। बाकी एडिशनल आपको हर एक स्टेट के हिसाब से एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि वो इस स्टेट की लैंग्वेज होने वाली है। तो वो भी आपको हो सकता है कि आपको आनी हो, लेकिन इंग्लिश और हिंदी तो आजकल सभी को आती है मेनली। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए। इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द ऑप्शन ऑफ द, मतलब आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तभी आपसे लैंग्वेज पूछ ली जाएगी। तो आपको केयरफुली वो चीज़ फिल करनी है कि आपको कौन सी लैंग्वेज एग्ज़ामिनेशन में चाहिए। हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, तुक्केबाजी ज़्यादा ना करें, नहीं तो आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। कट ऑफ द ऑनलाइन, ये मैंने आपको बता दी, मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर द फाइनल मेरिट लिस्टिंग। फाइनल मेरिट केवल और केवल जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसी के बेसिस पर करी जाएगी। सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर आपको अपने हर एक स्टेट में मिल ही जाते हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात आपको ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। ट्रेनिंग, जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनों के लिए जो नोडल बैंक्स होते हैं वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे आपको। जो प्री का एग्ज़ामिनेशन का प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग ये आपको देंगे। अगर आप चाहते हैं इस ट्रेनिंग को लेना, जब फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको वो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे, तभी आपको वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। अगर आप चूज़ नहीं करते हैं तो आपको उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
प्रोविजनल अलॉटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें तो बाद की बात हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी हैं तो आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, लगभग 60-70 पेजेस का जो नोटिफिकेशन वो है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये, और लोग बाग अपना जो फॉर्म है वो टाइमली फिल कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जाते जाते। चलिए मिलते हैं बाद में।